नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सुखाधिकार संबंधी कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड भोपाल श्री विधान महेश्वर जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मुझे बुलाने के लिए इतने महत्वपूर्ण विषय पे। जी, स्वागत है आपका। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है सुखाधिकार संबंधी कानून, तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से चर्चा करेंगे कि ये कानून क्या होता है और इसमें क्या मुख्य प्रावधान किए गए हैं और ये किन संपत्तियों पर प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या प्रक्रिया है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है आप आज के इस विषय में हमारे इस कार्यक्रम में सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, जैसा कि हमारा आज का विषय है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सुखाधिकार होता क्या है। देखिए, साधारण भाषा में यदि हम समझने का प्रयास करें चित्रा मैम, तो किसी भी अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी का उपयोग करने के लिए जो भी युक्त अधिकार हमें मिलने चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए हमें सुखाधिकार मिलते हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपके दर्शकों को समझाना चाहूँगा। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपका एक मकान है, वह आपकी निजी संपत्ति है, आपका भूखंड है, परंतु उस मकान का एक युक्त उपयोग करने के लिए केवल संपत्ति का आपका स्वत्व होना पर्याप्त नहीं होगा। ये आवश्यक होगा कि उस मकान में प्रकाश आए, वायु आए, जल यदि पाइपलाइन कहीं से आनी है तो वह आए और निकासी भी हो। ये जो अधिकार हैं वायु प्राप्त करने का, प्रकाश प्राप्त करने का, ये हो सकता है किसी दूसरे की संपत्ति से गुजरे। तो जब मुझे मेरी संपत्ति का युक्त उपयोग करने के लिए किसी दूसरे की संपत्ति पर किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है तो उसे हम सुखाधिकार कहते हैं। तो मान लीजिए किसी दूसरे की संपत्ति से जाने के लिए मुझे मार्ग की आवश्यकता है, तो वो मार्गाधिकार के रूप में मुझे सुखाधिकार मिलेगा। बिल्कुल। किसी दूसरे के निर्माण को रोकने के लिए आवश्यकता है तो मुझे प्रकाश का सुखाधिकार मिलेगा। तो इसे हम सुखाधिकार कहते हैं, जो कि अचल संपत्ति के संबंध में हमें प्राप्त होता है। बहुत सरल शब्दों में आपने बताया कि सुखाधिकार क्या है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये परिकल्पना क्यों की गई और इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा इस कानून को बनाने के पीछे। बिल्कुल चित्रा मैम, हम ये समझें कि हम एक समाज में निवास करते हैं। एक कम्युनिटी लिविंग का कंसेप्ट है और सोशियोलॉजी जानने वाले लोग ये जानते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की है हमारे बीच। तो जब हमने समाज में एक साथ रहने का निर्णय किया तो हमने ये किसी भी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति के संबंध में अधिकार जरूर प्रदान किए, पर साथ ही साथ चूंकि हम समाज में रह रहे हैं इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि किसी व्यक्ति को यदि उसकी संपत्ति का उपयोग करने के लिए दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति के उपयोग में किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लाने पड़े या सीमित होना पड़े, तो दूसरे व्यक्ति के लिए हम अपनी संपत्ति का सीमित रूप से उपयोग कर सकेंगे। तो जो परिकल्पना है सुखाधिकार, सुखाचार की, वह कम्युनिटी लिविंग पे आधारित है कि समाज में हम जब साथ में रहते हैं तो दूसरे की सहयोग के लिए, उसकी सुविधा के लिए कहीं ना कहीं हम अपनी संपत्ति पर सीमित होते हैं। बहुत अच्छे जानकारी आपने दी है कि इसके पीछे परिकल्पना जो थी वो ये थी। तो जैसा कि आपने बताया कि सुखाधिकार के पीछे ये उद्देश्य रहा है, इस कानून में क्या खास प्रावधान किए गए हैं जैसा कि इसको उद्देश्य को लेकर बनाया गया है। जी चित्रा मैम, सुखाधिकार का जो मुख्य कानून है जिसे न्यायालय देखता है या फिर कोई भी कानूनी रूप से सक्षम व्यक्ति देखता है, तो वो है भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882। भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 यह बताता है कि किस किस प्रकार के सुखाधिकार प्राप्त हो सकते हैं, किस प्रकार से वह प्राप्त होते हैं, कब वह समाप्त हो जाते हैं, किस प्रकार से उनको अंतरित किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 जो है वह इस संबंध में कानून प्रावधानित करता है। एक और अधिनियम है जो कि मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश व भू राजस्व संहिता। कृषि भूमि, ऐसी कृषि भूमि जिस पे भू राजस्व देय है, उनके संबंध में कुछ प्रावधान मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता भी करती है।
तो मुख्य रूप से ये 2 कानून हैं जो सुखाधिकार सुखाचार के संबंध में प्रावधान करते हैं। जी सर, इस बीच एक कॉलर लाइन पे हैं जबलपुर से, हम उनका सवाल लेते हैं। अशोक जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। अशोक बोल रहा हूँ। हाँ जी, स्वागत है। ये जानना चाहता हूँ कि सर अधिकतर देखा गया है कि लोग अपनी संपत्ति का अवैध निर्माण कर लेते हैं और दूसरे की संपत्ति से सुखाधिकार का प्राप्त करना चाहते हैं। तो सर ये कितना गलत है और कितना सही है, कानूनी तौर से इसके बारे में बताएं, और कितने दिनों में इसका निराकरण हो सकता है। नगर निगम कर सकता है, तहसील कर सकता है, कलेक्टर कर सकता है, ये आपका कोर्ट कर सकता है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है और कई लोगों के लिए सुसंगत है, क्योंकि आज दिनांक में जब हम बहुत ही पास रहने लगे हैं, पक्के निर्माणों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पड़ोसी ने जो निर्माण किया है उसके निर्माण से मुझे मेरा प्रकाश में व्यवधान हो रहा है, मेरी वायु में व्यवधान हो रहा है। तो देखिए, मुख्य रूप से हम इसे समझना चाहें तो आप जहां रह रहे हैं वहां पर हो सकता है मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम जो है 1956 का वह लागू होता हो। उस अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसके अनुसार अवैध निर्माण को हटाया जा सकता है, धारा 307 है। जब अनुमति दी जाती है निर्माण करने की, तब यह ध्यान रखा जाता है कि आपका निर्माण इस प्रकार से हो कि आपसे लगे हुए संपत्ति का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का प्रकाश या वायु पूर्णतः न रुके। परंतु अगर इसके पश्चात भी आप ये पाते हैं कि अवैध रूप से निर्माण किया गया है तो आप धारा 307 में नगर पालिक निगम के समक्ष जा सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्रावधान है अवैध निर्माण के संबंध में धारा 307 उपधारा 5 के अंतर्गत, जहां आप सीधे जिला न्यायालय में भी एक आवेदन दे सकते हैं अवैध निर्माण के संबंध में। साथ ही साथ यदि आपका कोई सुखाधिकार, जिसे अभी हम आगे और समझने का प्रयास करेंगे, उसमें किसी प्रकार की बाधा होती है तो आप सिविल न्यायालय के समक्ष एक वाद लेकर आ सकते हैं और उसमें जो भी उचित सहायता है वो प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आपका सवाल था कि कितने समय में, तो समय मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता, पर यदि मान लीजिए कोई निर्माण चालू हो चुका है तो आप कोई अंतरिम सहायता मांग सकते हैं कि ये निर्माण को रोक दिया जाए, तो ताकि आपको त्वरित रूप से सहायता भी मिल जाए। बिल्कुल अशोक जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं सुखाधिकार पे, तो सुखाधिकार किसे प्राप्त होता है और किन संपत्तियों वस्तुओं के संबंध में सुखाधिकार प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल चित्रा मैम, सुखाधिकार जो होता है वो हमेशा स्वामी को प्राप्त होता है। स्वामी से मेरा अभिप्राय यह है कि जो अचल संपत्ति का जो टाइटल होल्डर है, जिसके पास साधारण भाषा में कहें तो जो सेल डीड होती है या जो उसका ओनर है, उसे सुखाधिकार प्राप्त होता है। पर सुखाधिकार स्वामी के अलावा स्वामी द्वारा अनुमत, यानी उसने स्वामी द्वारा किसी को परमिशन दी गई है और वहाँ पे वह निवास कर रहा है, तो उसे भी सुखाधिकार प्राप्त होता है। दर्शकों, मैं उदाहरण के माध्यम से अगर समझाने का प्रयास करूं तो किसी मकान मालिक द्वारा यदि कोई दुकान किराए पर दी जाती है तो मकान मालिक को तो पहले वहां तक पहुंचने के या अन्य प्रकार के सुखाधिकार प्राप्त थे ही, पर जब वो किराएदार वहां निवास कर रहा है या वो उस दुकान का मान लीजिए व्यावसायिक उपयोग कर रहा है तो उसे भी वो सुखाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और उन सुखाधिकारों का यदि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाती है तो वह किराएदार भी मकान मालिक या स्वामी के रूप में ही सहायता प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो कोई भी अनुमत व्यक्ति, जो स्वामी स्वयं हो या जिसे अनुमति दी गई हो, वह सुखाधिकार प्राप्त कर सकता है। मात्र और मात्र अतिक्रामक जो होता है वो भले ही किसी संपत्ति के आधिपत्य में हो, पर अतिक्रामक कभी भी सुखाधिकार प्राप्त नहीं करता है। जी सर, किन संपत्तियों पर, किन वस्तुओं पर सुखाधिकार प्राप्त होता है? हाँ, किस तरह की संपत्ति? बिल्कुल, यही सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि किन संबंध में सुखाधिकार प्राप्त होता है। देखिए, आपकी संपत्ति का जो प्रयोजन है या जो युक्तियुक्त उपयोग करने के लिए जो भी आवश्यक सुख आपको मिलने चाहिए, उन सब के संबंध में शायद ये सुखाधिकार प्राप्त होता है। तो उदाहरण के लिए समझिए कि मान लीजिए आपकी कृषि भूमि है, वो कृषि भूमि पीछे है और आगे 2 अन्य व्यक्तियों की कृषि भूमि है। अब आपका हार्वेस्टर पीछे आपकी कृषि भूमि तक पहुंचाने के लिए कृषि प्रयोजन से आपको आवश्यकता है, तो आपको मार्गाधिकार यानी मार्ग के रूप में वो अधिकार प्राप्त होगा ताकि आप अपना हार्वेस्टर वहां तक पहुंचा सकें। आप ये नहीं कह सकेंगे कि मुझे 20 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाए उसकी संपत्ति में से, पर जो भी आवश्यक हार्वेस्टर को निकलने जितना
समय समय पे जो आवश्यक होगा वैसा मार्गाधिकार मिले। प्रकाश, आप रहते हैं कॉलोनी में, आपके रहवासी मकान में प्रकाश, वायु, इस प्रकार के अधिकार को प्राप्त करने के लिए आप सुखाधिकार का अधिकार वांछित कर सकते हैं। और भी कई अधिकार हैं, जैसे 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये कहा कि पार्किंग का जो अधिकार होता है वो भी एक सुखाधिकार होता है। तो आगे हम ये ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे कि कब ये प्राप्त होता है, पर अपनी संपत्ति का युक्त उपयोग करने के लिए जो भी अधिकार आवश्यक हो सकते हैं वो सभी सुखाधिकार की श्रेणी में आते हैं और इसकी एक बहुत विस्तृत लिस्ट है। सर, सुखाधिकार क्या व्यक्ति विशेष को प्राप्त होता है या समूह को भी? जैसे बहुत सारे लोग एक जगह रह रहे हैं और उनका एक कॉमन इंटरेस्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या उन्हें भी सारे व्यक्तियों को वो मिलेगा? हाँ, मैं फिर से एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये कानून थोड़ा सा तकनीकी है, तो मैं उदाहरण के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करूँगा। जी कि किसी स्वामी को सुखाधिकार प्राप्त होते ही होते हैं, पर जब हम कम्युनिटी लिविंग की बात करते हैं, एक साथ रहने की बात करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी कस्बे में कई लोग एक साथ रह रहे हैं और वो पानी के, उदाहरण के लिए किसी कुंड से पानी लाने के लिए सामूहिक रूप से उपयोग करते आ रहे हैं वर्षों से। तो सामूहिक रूप से कस्बे में रहने वाले लोग या किसी भी एक समूह के लोगों को सुखाधिकार प्राप्त हो जाता है, व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त हो जाता है और सामूहिक रूप से भी प्राप्त हो जाता है। इस बीच कॉलर लाइन पे है, सागर से हम उनका सवाल लेते हैं। जी विपिन जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते मैम, नमस्कार। नमस्कार, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। स्वागत है। मेरा सवाल है सर, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे किसी का खेत है और उनको निकालना है तो उसका अधिकार है यहाँ पे, पर मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसे वाकया अक्सर गांव में देखने को मिलते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं रहता कि ऐसा कोई कानून है, ऐसा कोई सुखाधिकार है जिसमें हम अपना अधिकार मांग सकते हैं। बिल्कुल, इनका खेत है, हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये मना कर रहे जी हैं जी जी हमारा कोई हक नहीं है, तो ऐसे लोगों को कैसे जागरूक करें और क्या उनको समझाएं? नहीं, बिल्कुल आपका बिल्कुल रिलेवेंट है, वाजिब है। और आप ये समझिए कि ये कानून 1882 से है, तो हम ये समझ सकते हैं कि लगभग 150 वर्षों से ये कानून है, उसके बावजूद लोगों को जानकारी नहीं है। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कानून आपको ये सुनिश्चित करता है कि आप सारे अपने अचल संपत्ति के संबंध में सुख प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे अवेयरनेस के माध्यम से शायद हम इस कानून के उपयोग को बढ़ा सकते हैं, पर इससे हम कई प्रकार के विवादों से भी बच सकते हैं, क्योंकि गांव में जैसा कि आपके कॉलर ने कहा, कई विवाद इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे होते हैं कि रास्ता आने जाने का नहीं मिल रहा, पानी निकालने नहीं दिया जा रहा। तो ये कानून एग्जिस्टेंस में है और शायद इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है कि इस प्रकार के अधिकारों का भी प्रवर्तन किया जा सकता है। सर, जैसा कि हमारे कॉलर का सवाल था, तो उसी से एक क्वेरी निकल के आती है कि मार्गाधिकार और रास्ते का अधिकार, रास्ते का सुखाधिकार किन लोगों को प्राप्त होता है? देखिए, मार्गाधिकार और रास्ते का जो सुखाधिकार होता है वो स्वामी को प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने बताया, और वो कई प्रकार से प्राप्त हो सकता है। मैं अगर आपको बताना चाहूँ, जहाँ आवश्यकता के आधार पर होती है कि कोई और अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर मार्गाधिकार के रूप में हम अधिकार न्यायालय से ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भू राजस्व संहिता के अंतर्गत किसी अपनी ज़मीन तक पहुँचने के मार्ग हेतु मैं तहसीलदार के समक्ष भी आवेदन दे सकता हूँ। ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र सहायता मेरे पास उपलब्ध है। मैं सिविल न्यायालय के समक्ष भी जा सकता हूँ या फिर तहसीलदार के समक्ष भी जा सकता हूँ और उनसे मांग कर सकता हूँ कि मुझे जो अन्य व्यक्ति है या अन्य स्वामी है उसकी अचल संपत्ति पर से रास्ता दिया जाए। जी सर, सुखाधिकार किस प्रकार प्राप्त होता है? आपने बताया बिल्कुल, कि जी, सुखाधिकार तो बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत प्राप्त सारे। कैसे होते हैं? सुखाधिकार प्राप्त किस प्रकार से होता है वह सुखाचार अधिनियम 1882 में बताया गया है और 4 प्रकार से सुखाधिकार प्राप्त होता है। ये बहुत ही तकनीकी विषय है, पर एक सरल भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो सबसे पहला प्रकार है जिससे हमें सुखाधिकार या सुखाचार प्राप्त होता है वह तब होता है जब मौखिक रूप से या लिखित रूप से वो सुखाधिकार दे दिया जाता है। अगर हम उदाहरण से समझें फिर से, तो ये अगर यदि चित्रा जी आपकी और मेरी ज़मीन लगी हुई है, मुझे मेरी ज़मीन पर पानी की आवश्यकता है और पाइपलाइन लाने के लिए मुझे आपकी ज़मीन के ऊपर से पाइप डालना है,
तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि इस सुखाधिकार की आप मुझे मौखिक रूप से अनुमति दे दें कि विधान जी मैं आपको अनुमति देती हूँ कि आप पाइप डाल लीजिए, या फिर आप मुझे लिखित रूप में भी अनुमति दे दें कि मैं आपको सुखाधिकार देती हूँ कि आप मेरी ज़मीन से होता हुआ एक पाइपलाइन डाल दें। तो इस प्रकार से अनुदान के माध्यम से, ग्रांट के माध्यम से सुखाधिकार प्राप्त होता है। ये पहला प्रकार हो गया, पर इसमें तो देने वाले की सहमति आवश्यक है। एक दूसरा प्रकार होता है जो होता है आवश्यकता के आधार पर, जो कि मैंने बताया, उसमें सामने वाले की सहमति के बिना कानून आपको सुखाधिकार देता है। और आवश्यकता क्या होती है? जब आपके पास उस अधिकार को प्राप्त करने का कोई वैकल्पिक रास्ता ना हो। मान लीजिए मेरा घर है, मेरे घर जाने का इकलौती गली है, उस गली पर कोई व्यक्ति अपना स्वत्व बताते हुए एक दीवार का निर्माण कर रहा है, और यदि उसने वह दीवार का निर्माण कर लिया तो मैं अपने घर तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, और कानून ही मुझे आवश्यकता के आधार पर मार्गाधिकार प्रदान करता है। तो पहला दूसरे व्यक्ति से सहमति लेकर, फिर आवश्यकता के आधार पर। इसके अलावा कानून एक चिरभोग द्वारा अर्जन की बात करता है, और साधारण भाषा में मैं ये कहूँ कि यदि आप किसी प्रकार के सुखाधिकार, मार्गाधिकार या प्रकाश, वायु, पानी का लगातार 20 वर्षों तक शांतिपूर्वक, निरंतर, बिना किसी विवाद के उपयोग करते आ रहे हैं, तो कानून ये समझता है कि अगर 20 वर्ष तक किसी व्यक्ति ने बिना किसी विवाद के दूसरे को अनुमत किया है, इसका मतलब उसने इम्प्लाइडली या फिर विवक्षित रूप से यह मान लिया है कि भैया यह आपका अधिकार ही है। तो 20 वर्षों के पश्चात आपका चिरभोग द्वारा अर्जन कानून आपको प्रदान करता है, और सुखाधिकार आपका परिपक्व हो जाता है। और अंतिम जो प्रकार है वो है रूढ़ी के आधार पर। जब हम साधारण भाषा में ये कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार से मैं सुखाधिकार का उपयोग करता आ रहा हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसी रास्ते से आते जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो गांव वाले हैं वो यहीं से चारा काटते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कुंड से पानी लेते हैं। तो रूढ़ी के आधार पर हमें सुखाधिकार प्राप्त हो जाता है। और जैसा कि आपने एक पहले सवाल किया था, ये जनरली ये इस प्रकार का जो सुखाधिकार होता है वो सामूहिक रूप से प्राप्त होता है कि एक कस्बे के लोग पता नहीं कितनी पीढ़ियों से किसी प्रकार का अधिकार वहाँ से उपयोग करते आ रहे हैं। तो ये जो मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं जिससे हम सुखाधिकार प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छे से आपने इन अधिकारों के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी है। सर, क्या कोई भी किराएदार अपने मकान मालिक से भी सुखाधिकार प्राप्त कर सकता है यदि वो वहाँ किराए से रह रहा है? चित्रा जी, क्योंकि सुखाधिकार संपत्ति के स्वामी को प्राप्त होता है जी, या उस संपत्ति के स्वामी द्वारा अनुमत किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, इसलिए कानून ये है कि स्वामी के विरुद्ध उसका उपयोग नहीं किया जा सकता जी। तो अगर हम ये समझें कि फिर से उदाहरण के माध्यम से समझें कि नीचे किराएदार रह रहा है, ऊपर मकान मालिक है। किराएदार नीचे रहने वाला ये कहता है कि मुझे है ना स्वामी के विरुद्ध यहाँ से जाने का सुखाधिकार प्राप्त है, तो कानून ये कहता है कि नहीं, वास्तविक स्वामी के विरुद्ध आप सुखाधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, आप किसी दूसरी संपत्ति पर दूसरे स्वामी के विरुद्ध सुखाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो किराएदार हम ये समझें तो उस वास्तविक स्वामी के विरुद्ध सुखाधिकार नहीं मांग सकते। जो मालिक है प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, वही सुखाधिकार मांगेगा, या किराएदार उस स्वामी की सहमति पर उस स्वामी के विरुद्ध नहीं मांग सकता। जी, ये है। सर, अभी तक तो हम बात कर रहे थे सुखाधिकार किसे प्राप्त हो सकता है, कैसे, जी। पर अब इसी में एक और सवाल निकल के आता है कि क्या सरकारी जमीन पर, ये तो सब प्राइवेट प्रॉपर्टीज की बात हो गई, क्या सरकारी संपत्ति पर भी सुखाधिकार उत्पन्न होता है, और यदि होता है तो कब और कैसे होता है? देखिए चित्रा जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। शासन लोगों के लिए ही है जी। तो 1882 का जो कानून है जी, सुखाधिकार से संबंधित, सुखाचार से संबंधित, जी, वह यह भी अनुमत करता है कि शासकीय संपत्ति पे भी किसी को सुखाधिकार प्राप्त हो सकता है। यानी शासकीय संपत्ति या अचल संपत्ति से जाकर मुझे कोई रास्ता मिलता है तो मैं शासन के विरुद्ध भी सुखाधिकार की मांग कर सकता हूँ। किसी शासकीय जमीन पे मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी पशु बंधते आए हैं या चारे के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं तो मैं शासन के विरुद्ध भी सुखाधिकार की मांग कर सकता हूँ। बस एक बात हमें जो ध्यान रखनी होती है वो ये है
कि जैसा मैंने बताया किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध 20 साल तक उपयोग करने पर सुखाधिकार प्राप्त होता है, यहाँ शासन के विरुद्ध 30 वर्ष की अवधि। यदि 30 वर्ष तक शासकीय संपत्ति पर किसी सुखाधिकार का आपके द्वारा निरंतर बिना विवाद के खुले रूप से अधिकार स्वरूप उपयोग किया गया है, तो शासन के विरुद्ध भी आपको सुखाधिकार प्राप्त हो सकता है। जी सर, आपने बताया कि यदि 30 साल अवधि बहुत मायने रखती है कानून में, बिल्कुल 20 साल और 30 साल की अवधि है, तो यदि कोई व्यक्ति वाद लाता है तो उसको सिद्ध करने के लिए वो कैसे सिद्ध करे कि 30 साल से उसका कब्जा है या 20 साल से है? बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य है? जी, न्यायालय में जब सुखाधिकार के संबंध में वाद लाया जाता है जी, तो सबसे महत्वपूर्ण हमें ये ध्यान रखना होता है कि न्यायालय में जो दावा प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें जो अभिवचन है या जो हम बात लिख रहे हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से लिखें। जी। ये सारी बातें हमें स्पष्ट रूप से लिखनी पड़ेगी कि कब से हमने इसका उपयोग करना प्रारंभ किया, जी। किस प्रकार हम निरंतर करते आ रहे हैं, खुले रूप से करते आ रहे हैं, किस प्रकार से सामने वाले पक्षकार ने कभी इसको लेकर आपत्ति व्यक्त नहीं की, जी। और किस समयावधि में वो 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं या किस दिनांक को हम वो समयावधि पूर्ण हो सकी। जी। अब किसी सुखाधिकार का उपयोग हम जब कर रहे हैं तो उसकी कोई निश्चित प्रकृति की साक्ष्य अपेक्षित नहीं की गई है। मौखिक साक्ष्य भी हो सकती है, कस्टम्स के बारे में हमारे गांव के कुछ लोग आके, बूढ़े लोग आके बता सकते हैं कि हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से चल रहा है। जी। तो कोई निश्चित साक्ष्य न होते हुए उसकी मौखिक साक्ष्य भी हो सकती है और की दस्तावेजी साक्ष्य भी हो सकती है। जो राजस्व रिकॉर्ड हैं उसमें वाजिबुल अर्ज करके एक दस्तावेज भी रखा जाता है। वाजिबुल अर्ज नाम के दस्तावेज में उस एरिया, उस क्षेत्र, उस गांव के जो कम्युनिटी उपयोग के संसाधन है कि यहाँ पे सब चारा लेने जाते हैं, यहाँ पे सब पानी लेते हैं, उनका इंद्राज किया जाता है। तो कई बार वाजिबुल अर्ज का दस्तावेज भी आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है। तो मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, कोई भी साक्ष्य हो, अंततः आपको न्यायालय को यह विश्वास दिलाना है कि मैं इतनी समय अवधि में निरंतर इसका उपयोग करता है। जी। सर, क्या सुखाधिकार खत्म भी हो सकता है? यदि हो सकता है तो किन परिस्थितियों में? बिल्कुल, सुखाधिकार समाप्त भी हो जाता है। जिस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है उस प्रकार से समाप्त भी हो जाता है। उदाहरण के लिए हम समझें, जैसा मैंने बताया कि आवश्यकता के आधार पर सुखाधिकार प्राप्त होता है। जी। किसी मार्ग के अलावा मेरे पास कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं था, इसलिए मैंने उस इकलौते मार्ग पर सुखाधिकार प्राप्त किया। जी। अब मान लीजिए कल को एक सड़क बन जाने के कारण एक दूसरा मार्ग उपलब्ध हो गया, तो चूंकि जो वस्तुतः मुझे सुखाधिकार प्राप्त हुआ था वह आवश्यकता के आधार पर प्राप्त हुआ था, तो जैसे ही वैकल्पिक रास्ता मिलेगा वो सुखाधिकार मेरा समाप्त हो जाएगा। जी। इस प्रकार से जैसे मैं बताया कि संविदा पर आधारित सुखाधिकार है। यदि संविदा पर आधारित है, आपने कोई समय अवधि दी है तो समय अवधि के साथ सुखाधिकार समाप्त हो जाएगा। जी। पानी का सुखाधिकार था, कल को मैंने ट्यूबवेल अपनी ज़मीन पर ही बना लिया, आवश्यकता ही समाप्त हो गई, तो वो सुखाधिकार समाप्त हो जाएगा। तो सुखाधिकार बनते बिगड़ते रहते हैं परिस्थितियों के आधार पर। कुल मिलाकर संपत्ति का युक्त उपयोग करने के लिए जो अधिकार उस समय चाहिए, उनके संबंध में हमें सुखाधिकार प्राप्त होते हैं। सर, आप इस तरह के केसेस डील करते हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों में कितनी अवेयरनेस है इस कानून को लेके। संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, समय का अभाव है। जैसा कि आपके कॉलर ने भी ये पॉइंट आउट किया, लोगों में बहुत कम इस कानून को लेकर अवेयरनेस है। आप मानेंगे लगभग 8-9 वर्ष के न्यायिक कैरियर के दौरान मेरे सामने मुश्किल से इसके 4 से 5 वाद आए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस कानून को लेकर कितनी जागरूकता है। पर यह कानून इतना महत्वपूर्ण है कि अगर लोगों में इसके प्रति जागरूकता होगी तो वो अपनी संपत्ति का युक्त उपयोग कर सकेंगे और कम से कम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि वह दूसरे की दया पर नहीं है। अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए वो दूसरे की दया पर नहीं रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी और बहुत सरल शब्दों में इस कानून के बारे में हमारे दर्शकों को दी। जी। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि जो ये अधिकार है सुखाधिकार, इसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। ज़रूरत है इनके बारे में जानकारी होने की और समय पे इनका उपयोग करने की और समय सीमा का ध्यान रखने की।
हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज इस विषय पर आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। अगले अंक में फिर एक नए विषय के सामने आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।